हेलो गाइस, वेलकम टू अनप्लैन्ड पॉडकास्ट बाय अनुप्रिया। बहुत दिनों बाद फिर से एक नया पॉडकास्ट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आज का पॉडकास्ट वैसे तो मैं बहुत कम कम बातें करती हूँ, पॉइंट पे बात नहीं करती हूँ क्योंकि मैं कुछ भी स्क्रिप्टेड करके नहीं लिखती हूँ, ठीक है। तो ये ना जब मेरे मन में होता है मैं वही बात कर देती हूँ एक दोस्त के दूसरे दोस्त से। मैंने कभी भी ना अपने पॉडकास्ट में एंजाइटी डिप्रेशन के ऊपर बात नहीं की है। तो सोचा आप लोगों के साथ आज इसी टॉपिक पे बात करती हूँ। पहले मैं कंफर्टेबल नहीं होती थी सामने आके बात करने को, पर अभी पॉडकास्ट होता है ना, तो जो मन में होता है ना वो एग्जैक्टली सामने आ ही जाता है। तो आप आंखें बंद करके भी ये पॉडकास्ट जो है शूट कर सकते हो, है ना। तो आज का जो पॉडकास्ट है ना, ये जस्ट मेरा माइंड को मैं वर्ड्स में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो जो लोगों तक पहुँच जाए, अगर एक इंसान की भी हेल्प हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं आज के पॉडकास्ट में ये बताऊंगी कि मैं कैसे डील करती हूँ एंजाइटी या डिप्रेशन से। ये कहानी शुरू होती है 2014 से, जब मुझे फर्स्ट टाइम एंजाइटी अटैक आया था। और मुझे मालूम भी नहीं था ये एंजाइटी है, या फिर इससे हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। क्योंकि आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आप कहीं ना इसके ना बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। चाहे आप पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहे हो, आप करियर में अच्छा नहीं कर रहे हो, आपके ब्रेकअप्स हुए हैं, या फिर ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपका जो है कोई ट्रिगर्ड पॉइंट है बचपन का जो हिट कर जाता है और बड़े होकर आपको वो ओवरकम नहीं कर पाते आप। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसके बहुत सारे इश्यूज भी हैं, और ये कहाँ पे कब हिट कर जाए आपको नहीं पता होता। 2014 में मुझे जब फर्स्ट एंजाइटी अटैक आया था, तो मुझे नहीं मालूम था कि इसे एंजाइटी अटैक कहते हैं। इसका पहला जो सिम्टम था ना, उस टाइम यूट्यूब था, पर मैं इतना ज़्यादा यूट्यूब के बारे में जानती नहीं थी और इतने सारे वीडियोस भी नहीं थे। ज़्यादातर फॉरेनर्स यूज़ करते थे। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम जब फ़ील हुआ था एंग्ज़ायटी का, तो इसका पहला सिम्पटम ये होता है कि आप ओवरथिंक करते हो। मैं ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। पहले तो और भी ज़्यादा करती थी क्योंकि मुझे पता नहीं होता था। और ना फर्स्ट जो सिम्पटम आता है ना, आपको रोने का मन करता है लेकिन आप रो नहीं पाते हो, और आपको ना गले के ऊपर ना कुछ फ़ील होता है। बहुत हैवीनेस होती है कि आप चिल्ला के रोना चाहते हो लेकिन आप रो नहीं पा रहे हो। आँखों से आँसू आ रहे हैं पर साँस नहीं आ रहा है। मतलब बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ। मुझे ऐसा लगता था मैं मर जाऊँगी, मुझे साँस नहीं आ रहा है। बहुत अलग-अलग से थॉट्स आते हैं, और शायद इस जब ये थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आप ओवरथिंकिंग और ज़्यादा करने लग जाते हो, आप बेड पे पड़े रहते हो और आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना है। शायद इसी वजह से लोग ज़्यादातर सुसाइडल थॉट्स आते हैं लोगों के, क्योंकि सांस ही नहीं आ रहा होता। तो उन्हें समझ में नहीं आता ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा मरना ज़्यादा इजी लगता है उस दौरान। मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट नहीं थी। लकीली आई थिंक मैं उस दौरान बहुत अच्छे लोगों के बीच में थी। बहुत मतलब मैं मुझे ऐसा लगता है आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड कि गॉड ने उस दौरान मुझे इतने अच्छे लोगों से इंट्रोड्यूस किया। और मेरे आसपास नई जगह होने के बावजूद भी मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे समझते थे, बिना जजमेंट के मुझे सुनते थे, और मुझे उनसे बाहर निकालने में मेरी हेल्प की है उन लोगों ने। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि 100% मतलब मुझे फ़र्क पड़ा ऐसे लोगों के साथ रहने में। पर अ, अगर आपके माइंड में कोई थॉट्स होते हैं ना जो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप अपने बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स जिन्हें बोलते हो उन्हें नहीं शेयर कर सकते, पर अगर आपके आसपास 4-5 ऐसे लोग हैं ना जो सिर्फ आपको ये लगता है कि आप उनसे बात करोगे, माइट भी वो आपको जज करेंगे, क्योंकि आपको पता होता है कि जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको समझ नहीं पाएंगे, या बहुत सारे थॉट्स होते हैं आप नहीं शेयर कर पाते। और अगर उस दौरान आपको दोस्त ऐसे मिल जाए ना जो आपको बिना समझे बिना सोचे आपके
थॉट्स को सुन ले, तो बिना आपको जज किए। तो जब आपको ज़रूरत हो आपके साथ खड़े हो, तो बस ज़िंदगी आसान हो जाती है, अगर एक दोस्त भी ऐसा मिले। पर लकीली मेरे पास एक दोस्त तो ऐसा थी जिसका नाम गोलू है, और वो मैंने जब अपनी सेकंड कंपनी चेंज की थी, वो 2014 से 2015 का समय, मेरे जो लोएस्ट टाइम था ना, उसने उससे बाहर आने में मेरी हेल्प किया। उसके साथ साथ मेरे दो और फ्रेंड्स थी। अ, देखिए, ड्यू टू बहुत सारे रीजंस मैं यहाँ पर उनके नेम नहीं लूँगी। अ, एक रैंडम नेम बताती हूँ, SNK। ठीक है, ये मेरे पुराने, जो अगर वो दोनों ये वीडियो देख रही हैं या तीनों देख रही हैं, तो मैं उनको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। गोलू से मैं अभी भी टच में हूँ, तो उससे तो मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है मेरे वो। तो उसको तो मैं आए दिन थैंक यू बोलती ही हूँ, है ना। क्योंकि ऐसे लोग जब आपके लो टाइम पे आपका सपोर्ट करते हैं, आपको बिना जज किए, आपको आपके साथ मतलब अच्छा इन्जॉयमेंट टाइम, एक मतलब आपको उससे बाहर निकालने के लिए जो वो एफ़र्ट कर सकते हैं वो करते हैं। और जब आपको रात को 12 बजे भी उनकी ज़रूरत पड़ती है, आप उन्हें कॉल करते हो, तो वो कॉल अटेंड करते हैं। एक टाइम तो ऐसा आया था जब मैंने उसको ये बोला था, मुझे नहीं पता था मेंटली, मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर के पास जाने से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो मैं उसे बोलती थी यार डॉक्टर के पास ले चल मेरे को, तो बोलती थी पागल है, मैं इस सब चीज़ों से तेरे को बाहर निकाल दूँगी, तू इतनी टेंशन मत ले। तो उस दौरान अगर वो मेरा साथ नहीं देती ना, तो शायद मैं आज पता नहीं कहाँ ही होती। तो ऐसे दोस्त अपने पास रखना जो हमेशा आपका सपोर्ट करें। ठीक है, फिर मेरी शादी होगी, मेरी स्टेट चेंज हो गई। मैं इन 8 सालों में उससे सिर्फ 2 बार मिली हूँ। उसकी शादी पे भी मैं जा नहीं पाई थी। अब उसके 2 बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेरे पास भी एक बेटी है, तो हम अभी तक नहीं मिल पाए हैं। क्योंकि टाइम भी नहीं होता है, 15 दिन के लिए मैं जाती हूँ तो मिल नहीं पाती हूँ। लेकिन डेफ़िनेटली मैं ट्राई ज़रूर करूँगी उससे मिलने का। आपने मेरे ब्लॉग चैनल पे उसे देखा होगा। मेरे इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ हैं, फ़ेसबुक पे फ़ोटोज़ हैं मेरी उसके साथ। तो ये समय बहुत स्पेशल था मेरी लाइफ का। उसके बाद भी मुझे एंग्ज़ायटी अटैक्स आते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट हुआ था वो 2020 में हुआ था, जब मुझे फिर से वर्स्ट तरीके से एंग्ज़ायटी इशू स्टार्ट हो गए थे। आई थिंक वो दौरान सबके लिए काफ़ी मुश्किल समय था। हम में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया है ना। हमारे पे मतलब मेरे पेरेंट्स को जब कोविड हुआ था, तब मैं बहुत पैनिक हो गई थी, और उस दौरान हम मेरे टीचर एक्सपायर हुए थे 45 की एज में। उनकी सिर्फ 6 महीने की बेटी थी, और उस दौरान मुझे बहुत गंदा एंग्ज़ायटी अटैक आया था, और मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे, तो तब तक मुझे थोड़ा मेंटल हेल्थ के बारे में समझ में आना चालू हो गया था। मैंने सुनना शुरू कर दिया था, पढ़ना शुरू कर दिया था। मुझे समझ में आया था कि इसे एंग्ज़ायटी बोलते हैं। और बहुत सालों बाद जब वो वापस आया, तो मैं पुणे में ही थी, और मेरी कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई थी। मुझे सांस नहीं आ रहा था 1 घंटा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रहा। मैं अपनी चेस्ट को ज़ोर 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 से पंप करने का ट्राई कर रही थी, एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर से नॉर्मल हो गया था, जब मैं इधर उधर बिज़ी हो गई ऐसा हुआ। फिर नेक्स्ट थोड़ी देर बाद, फिर थोड़े दिनों बाद दोबारा से मुझे ये एंग्जाइटी अटैक आने स्टार्ट हो गए। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत वर्स्ट होता जा रहा है, अब इसका कुछ तो करना पड़ेगा। जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, जो मेरे गायनेकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप शायद ओवर थिंक ज़्यादा कर रहे हो, उसको कम कर देना, आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि आपकी कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट नहीं है। आप इसे ओवरकम करो, मेडिटेशन करो, आप ठीक हो जाएंगे। उस दौरान मेरा फाइब्रॉयड का
जो है ट्रीटमेंट चल रहा था और मेरी सर्जरी होनी थी। उस दौरान भी मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ होने स्टार्ट हो गए थे और मैं जब डॉक्टर के साथ शेयर करती थी तो मुझे सोने की दवाइयाँ दे देते थे, क्योंकि उस टाइम रेस्ट भी चाहिए था, स्टिचेस भी रिकवर होने थे और मैं यहाँ पे अकेली भी थी। तो धीरे धीरे रिकवरी हुई, जो कि व्लॉग भी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। लेकिन एंग्जाइटी के बारे में मैंने एक चीज़ किया कि मैं कैसे डील करती हूँ। अब जब भी, जैसे कि डॉक्टर ने बोला, ओवरथिंक जब भी आप करते हैं या जब भी आप ओवरथिंकिंग करोगे तो ये डेफ़िनेटली वापस आएगा ही आएगा और आपको शायद इससे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन फ़ेस करनी पड़े। तो मैंने इसका सॉल्यूशन ढूँढना शुरू किया। मेरी बेटी हो गई, बेटी के बाद काफ़ी टाइम मैं हैप्पी रही, लेकिन फिर बीच में दोबारा, क्योंकि मुझे बैठे-बैठे बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। हमारी लाइफ़ में जो अप डाउन्स हुए हैं, जो उस टाइम पे हमें चीज़ें नहीं समझ में आती, हम उसे रिलेट करने लग जाते हैं और फिर सोच-सोच के परेशान होते हैं कि काश हमें उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, या कुछ टाइम ये चीज़ें गलत हो गई, या अ, उस इंसान ने हमारे साथ इतना गलत कर दिया। तो जब भी मुझे ऐसे थॉट्स आते थे या कुछ भी होता था, जब मैं ज़्यादा किसी भी बात को लेके ओवरथिंक करने करती थी, तो मैं ना अपने माइंड को, जब मुझे एंग्जाइटी अटैक शुरू हो जाते थे, सांस आना शुरू नहीं होता था, तो मैं ना कोई काम कर लेती थी। जैसे कि मुझे क्लीनिंग करना बहुत पसंद था, मैं कपड़ा लेके पूरे घर को क्लीन कर देती थी। मैंने इस दौरान अपनी कुकिंग की स्किल्स को इम्प्रूव किया। मुझे लड्डू बनाना बहुत नहीं आता था, मैंने लड्डू बनाने सीखे, गाजर पाक बनाना सीखा। मैंने इस दौरान ना, जैसे ही कोई होता था ना, ऐसे थॉट्स आते थे, मुझे सांस नहीं आता था, तो मैं अपने आप पहले तो एक गिलास पानी पीती थी। अभी भी एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं मुझे, लेकिन स्टिल मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मुझे सांस नहीं आता ना, मुझे बहुत अटैक बहुत बुरे तरीके से आता है, तो सबसे पहले मैं अपने आप को थोड़ा काम डाउन करती हूँ, लंबी लंबी सांसें लेती हूँ। उसके बाद मैं पानी का ग्लास पीती हूँ। मैं बॉटल से पानी नहीं पीती, मैं ग्लास से पानी पीती हूँ। 1 से 2 ग्लास पानी पीती हूँ, उसके बाद भी ठीक नहीं होता है, उसके बाद भी सांस नहीं आता है, तो मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। या तो मैं कुकिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ, या फिर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर देती हूँ, कपड़े वॉश करना स्टार्ट कर देती हूँ, या घर के जो भी काम होते हैं, आपको जो अच्छा लगता है, आपको रीडिंग करना अच्छा लगता है, आपको प्रेयर करना अच्छा लगता है, मैं बोलूँगी इस दौरान मेडिटेशन करने बिल्कुल मत बैठना, ठीक है। अगर इस टाइम आप मेडिटेशन करने बैठ जाओगे तो आपके माइंड की थॉट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मेरे साथ ये हुआ है। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो, किसी काम में लगा लो, इधर उधर चले जाओ, मतलब कुछ भी काम करना स्टार्ट कर दो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। मैं तो घर के काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, और जैसे कि जो बहुत बिजी आपको रखे, माइंड को बिजी रखे, जैसे कुकिंग में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से काम करना होता है, आप नमक मिर्च वगैरह डालते हैं, आप सोचते ही नहीं, मतलब आपको ओवर थिंक करने का टाइम ही नहीं मिलता, या आप क्लीनिंग करते हैं तो भी आपको ओवरथिंक करने का टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसा कोई काम करो जिससे आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाए, ठीक है। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मुझे तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, और कम से कम 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा जो वो कि सांस नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो ठीक हो जाता है। तो उसके बाद मुझे 1-2 घंटा नहीं होता, रियलाइज़ नहीं होता, जब मैं सोचती हूँ यार मुझे तो अटैक आया था, अभी ठीक हो गई मैं। तो ये आपके साथ भी होगा, ये ट्राई करके देखना कि पहले 1 गिलास पानी, पहले अपने आप की लंबी लंबी 5-10 बार सांस लेना, उसके बाद 1 गिलास पानी पीना, और उसके बाद अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देना। मतलब बच्चों के साथ खेलने लग जाओ अगर आप मदर हैं तो, या फिर आप किचन में कोई काम बच्चे के लिए कुछ बनाने लग जाओ, लड्डू वड्डू या कुछ भी, जो भी आपकी स्किल्स हो, या बच्चों को पढ़ाने बैठ जाओ। हाँ, मैं बच्चों से थोड़ा आपको दूर रखूँगी अगर आपको एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, कि आप बच्चों को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट आप रहें, बच्चों से नहीं करें, क्योंकि सारा जो फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा होता है ना, वो बच्चे में निकल जाता है। जैसे कि कल मेरे साथ हुआ था। आप बच्चे पे चिल्लाना चालू कर देते हो, बाद में जब आपको रियलाइज़ होता है तो सबसे ज़्यादा मदर गिल्ट ना यही होता है कि हमारी वजह से हमने अपने बच्चे को बेवजह डांट दिया, सिर्फ अपने इश्यूज़ के कारण, मतलब अपने मेंटल इश्यूज़ के कारण। तो क्योंकि उस दौरान मेरे हस्बैंड नहीं थे और वो बहुत तंग कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा उस पर चिल्ला दिया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। बाद में मैंने उसे सॉरी भी बोला, पर स्टिल 2 साल के बच्चे को क्या ही सॉरी का मतलब और क्या ही होगा,
है ना? तो थोड़ा-सा मतलब आपको मैं बोलूँगी कि डिस्ट्रैक्ट रहिए, किचन में काम करने लग जाइए। अ, अगर पॉसिबल हो जॉइंट फैमिली में हो तो बच्चे को थोड़ी देर के लिए दादा-दादी के पास या किसी के पास छोड़ दें और खुद कोई काम करने लग जाएँ जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो पाए, है ना? तो बस ये चीज़ें करना आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और उसके बाद दोबारा उन बातों को मत सोचना, इतना ट्राई करना, है ना? तो ये था आज का वीडियो। आई होप अगर आप एंग्ज़ायटी से डील कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।